नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांड्या। इसकी शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पहुंचकर निर्माणाधीन स्थायी भवन का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं मानकानुसार पूर्ण कराने के निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं के अवंतिका बाई छात्रावास में प्रेस वार्ता के दौरान वीबीजी रामजी अधिनियम को श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ श्रमिकों को पारदर्शी और टिकाऊ आजीविका प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अधिनियम को किसान विरोधी और गरीब विरोधी बताने की आलोचना भी की और कहा कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम है। 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये देश के 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं उन सबको लेकर चलने का है। उसमें हमारे इतने श्रमिक भाई बहन भी जो रूरल क्षेत्र में रहते हैं, उनकी जीविका, उनके लिए किस तरह से तरह तरह की योजनाएं ला करके उनको संबल प्रदान करने का काम किया है। तब मैं कहूँगा कि आज मोदी जी के आने के बाद क्या स्थिति उससे पहले थी, जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समझती है, और जिस तरह से गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, गांव के लिए, कस्बों के लिए, शहरों के लिए, इस देश के लिए काम हुआ है, तो इस प्रकार का काम हुआ। तो डेवलपमेंट के दिशा में कहूँ जो काम 55-60 सालों में यूपीए कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए, उससे ज्यादा डेवलपमेंट का काम हो रहा इसमें हुआ है। आगरा में 3 दिवसीय द्वितीय ऑल इंडिया होम्योपैथिक कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वीप जलाकर किया गया। कांग्रेस के पहले दिन देश भर से आए होम्योपैथिक चिकित्सकों ने होम्योपैथी के वैज्ञानिक पक्ष, अनुसंधान, सामाजिक उपयोगिता और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि होम्योपैथी को पहचान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति अपने परिणामों से भ्रांतियों को समाप्त कर चुकी है। उन्होंने होम्योपैथिक दवाओं की शुद्धता और अनुशासन को इसके वैज्ञानिकता का प्रमाण भी बताया। मंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किफायती होम्योपैथिक इलाज की आवश्यकता भी जताई और सरकार से अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश की अपील की। आजमगढ़ जिले में महाकवि एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की आदमकद प्रतिमा पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर साहित्यकार और संभ्रांत व्यक्तियों ने उनकी काव्य रचनाओं और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया। इसके बाद जिला एकीकरण समिति द्वारा पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। निजामाबाद विधायक आलम बदी समेत अन्य वक्ताओं ने उनके साहित्यिक सृजन और स्वतंत्रता आंदोलन में किए गए योगदान पर विस्तार से चर्चा की। आजमगढ़ की धरती पे जन्मे महान साहित्यकार, नाटककार और कवि और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी रहे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की याद में जनपद आजमगढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां आपने देखा कि यहां उनके स्टैच्यू पे माल्यार्पण किया गया और कई सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मैं और जिला प्रशासन के कई अधिकारीगण भी उपस्थित हुए और मैंने इस अवसर पे पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को नमन करते हुए यहाँ के लोगों से अपील की कि जिस तरह से उन्होंने उस समय में, जिस समय देश गुलाम था, उस समय उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपने नाटक के माध्यम से समाज सेवा की, राष्ट्र निर्माण में सहयोग किया, तो उनसे प्रेरणा लेकर आजकल के भी लोग समाज सेवा में, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। संभल की अनुपमा सिंह, जो पहले सामान्य ग्रामीण महिलाओं की तरह आर्थिक संघर्ष से जूझ रही थी, अब ग्रामीण भारत की
आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क से शिक्षित अनुपमा ने गोमय उत्पादन और ब्यूटी पार्लर को उद्यम बनाकर न केवल अपनी आय बढ़ाई है बल्कि 23 महिलाओं को रोजगार भी दिया है। उनका वार्षिक कारोबार अब 25 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा करने का अवसर पाकर अनुपमा सिंह उत्तर प्रदेश की इकलौती महिला होंगी। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि में जिलाधिकारी संभल और अन्य कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी ये सफलता अब ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। मैं यहाँ जो है, एक तो गौमय उत्पाद है जिसमें मोबाइल स्टैंड है, रेडिएशन चिप है, माला है, पूजा की थाली है, घड़ी है, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, चौकी है। जी, मुझे 15 करोड़ का चेक दिया गया था जो 7 अगस्त को मुख्यमंत्री जी भेजोई आए थे। तब सरकार की इस योजना के लिए मैं ये कहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, जो इस तरह की उन्होंने योजना चलाया और हम लोगों को हर हाथ को यहाँ, मतलब मेरे साथ 500 महिलाएं इसी गाँव से जुड़ी हुई है। टोटल मेरे पास 400 समूह है, तो आप समझिए कितनी बड़ी मेरे पास जिम्मेदारी है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्कीम चलाया जिससे हम महिलाओं को रोजगार मिला। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें नवाकांति सोसाइटी नामक संस्था पर आरोप है कि वे गरीब, असहाय और दलित समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। शिकायतकर्ता राम भरोसे, जो स्वयं संस्था से 10 वर्षों तक जुड़ा रहा और पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुका था, ने पुलिस से शिकायत की। राम भरोसे के अनुसार संस्था ने लोगों को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रोजगार जैसे कौशल प्रशिक्षण के बहाने जोड़ा और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट एकेडमी संचालित थी। यह स्किल डेवलपमेंट एकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल, जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा, जो कि उसी एकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी, और हरिओम त्यागी, जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को, जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर SC ST होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। हमारे पति की शादी डरवाए धमकाए गए, तो वो सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए, घर में अभी तक आए नहीं। कौन डरवा धमका? सोसाइटी, नवाकांति सोसाइटी वाले। वो कह रहे थे धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हम लोगों को नहीं पसंद आया। ये इन लोगों ने, जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 साल पहले हमारे पिताजी काम करते थे नवाकांति सोसाइटी में, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन को हमको धमकी दी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे के लिए बोला है। उत्तर मध्य रेलवे ने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में सफलता प्राप्त की है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह और PCSTE सत्येंद्र कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से 2 प्रतिष्ठित दक्षता शील्ड, टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल एफिशिएंसी शील्ड प्राप्त की। इस पुरस्कार से नेटवर्क में उच्च सुरक्षा मानकों और संचार तकनीक की उत्कृष्टता को मान्यता दी। जहां समारोह में 5 कर्मचारियों को उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जोन की पेशेवर संस्कृति और उत्कृष्टता का प्रतीक है। कभी भी जो पुरस्कार दिया जाता है, तो जिन लोगों ने बेहतर कार्य किया है उनका तो सम्मान, उनके कार्य का, उनके जो अनुशासन रहा, उनकी जो दक्षता रही, उसका एक सम्मान तो है ही है। साथ ही साथ ये सारे लोगों को प्रोत्साहित करता है कि अगर आप बेहतर कार्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। माननीय रेल मंत्री के स्तर पर इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त होना और खासकर उत्तर मध्य रेलवे के 6 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी संख्या है। निश्चित रूप से उत्तर मध्य रेलवे ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है
और हमारे जो बाकी साथी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सभी में इसको लेके उत्साह है और एक बेहतर माहौल बनता है, एक बेहतर मोटिवेशन रहता है। बाकी लोग भी इसी उत्साह से कार्य करते भविष्य में सभी लोगों को ताकि ये मौका मिले। फिरोजाबाद की 9 वर्षीय स्केटर वंशिका ने 450 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। बुलंद हौसले वाली वंशिका ने कड़ाके की ठंड में मात्र 6 दिन में ये यात्रा पूरी की है। शिकोहाबाद की निवासी और कक्षा 3 की छात्रा वंशिका ने प्रतिदिन करीब 70 किलोमीटर स्केटिंग की। पिता शिवशंकर यादव सुरक्षा के लिए उनके पीछे कार से चल रहे थे। 5 वर्ष की उम्र से स्केटिंग सीख रही अंशिका का सपना है कि वह देश की बेटियों को मजबूत बनाए और स्केटिंग में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करे। वंशिका की छुट्टियों में वैष्णो देवी दर्शन की योजना भी है। 4 साल से स्केटिंग करती हूँ और मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश की बेटियां बड़ी होके मजबूत बने और ताकतवर रहे और मैं भी मेडल्स लाऊं देश के लिए और देश का नाम करूं और नेशनल गेम खेलूं। उद्देश्य मेरा था कि जो देश की बेटियां हैं वो स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़े और इंडिपेंडेंट बने। दूसरा, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। और जो जोखिम तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जो हाईवे पे वाइट लाइन एज था, मैं वहाँ पे बच्चे को स्केटिंग करा रहा था, साइड से मैं कवर कर रहा था और जो भी अथॉरिटी थी उनका हमें सपोर्ट मिला था पूरा। मन में यह है कि बेटी मेरी देश के लिए अपने प्रदेश का नाम करे और आगे फील्ड में बढ़े। शामली जिले की केराना पुलिस ने वाईजी गैंग के मुख्य आरोपित यहिया को 10 अवैध पिस्टल और 9 तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित यहिया गुजरात से अवैध हथियार लाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई जिलों में सप्लाई किया करता था। उसने बताया कि प्यार में धोखा मिलने के बाद उसने अपने प्रेमिका के नाम से गैंग तैयार किया। पुलिस ने 25,000 रुपए के नामी आरोपी को लूट की वारदात में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। यहिया ने हथियारों की सप्लाई के लिए अपने साथी आरिफ के साथ मिलकर कई जनपदों में इसकी बिक्री भी की थी। पुलिस अब अन्य आरोपितों और तस्करी नेटवर्क की जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी भी कर रही है। एक जानकारी हम लोग को मिल रही थी कि हरियाणा के पानीपत, करनाल में, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में कुछ असलहों की तस्करी कुछ लोग कर रहे हैं इसमें, और उसी को लेके हमारी स्वाट टीम के प्रभारी कुलदीप सिंह और एसएचओ कैराना नेपाल अग्नि लगे हुए थे और उनकी टीम में कल रात ने बहुत अच्छा काम किया। उनमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसका नाम याहिया पुत्र दिलसाद है, जो मोहल्ला 8 थाना कैराना का रहने वाला है। उसके पास से तस्करी करके लाए हुए 10 पिस्टल और 5 तमंचे बरामद हुए हैं। जो 10 पिस्टल बरामद हुए उसमें से 9 पिस्टल 32 बोर का है और 1 पिस्टल 9 mm का है, प्लस 315 बोर के 5 तमंचे बरामद हुए हैं और इनके पास से 2 कारतूस 9 mm बरामद हुए हैं। विस्तार से इससे पूछताछ ने बताया कि साहब हमारा एक ग्रुप है असलहों के सप्लायर का, इसका जो गैंग लीडर है वो आरिफ पिस्टल है, जो लगभग 2 बरस से अहमदाबाद गुजरात में रहता है और वो वहाँ रह करके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से लोग पिस्टल परचेज करते हैं वहाँ से। और एक हमारे यहाँ का अपराधी है जो आपने परसों देखा था फायरिंग में, वो भी वांटेड हुआ है, नोमान, वो व्यक्ति ट्रेन से लेकर के यहाँ पे आता है और हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी के शामली, मेरठ में सप्लाई करता रहता है। आरिफ ही मेन इसका किंग पिन है जो वहाँ से परचेज करता है, सब भेजता है यहाँ पे और यहाँ पे डिलीवरी ये जो याहियात पकड़ा गया ये करता है। मेरठ के सरधना के कपसाड़ गांव से अपहृत युवती को पुलिस ने हरिद्वार से बरामद कर लिया है। आरोपी पारस सोम को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर शनिवार को राजनीतिक घमासान भी देखने को मिला। विपक्षी नेता सड़कों पर उतर आए और कपसाड़ कूच की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। मेरठ और सहारनपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में युवती को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ भी कर रही है। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए शांति बनाए रखने की अपील भी की है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहृता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा
किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। उन्नाव में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी की उपस्थिति में जनपद के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए ग्रामीण रोजगार कानून वीपीजी रामजी को ऐतिहासिक भी बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना गाँव की सूरत बदलेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण लगाएगी। मंत्री ने बताया कि पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम मिलेगा और साथ ही रोजगार की गारंटी के तहत जिनको काम नहीं मिलेगा उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी जरूर मिलेगा। इस योजना में जी राम जी योजना में 125 दिन काम मिलेगा, रोजगार की गारंटी है और नहीं काम नहीं मिलेगा तो इन्हें बेरोजगारी का भत्ता भी इस योजना के माध्यम से देने का काम किया जाएगा। यदि देर से धनराशि मिलेगी तो इसके लिए ब्याज भी देना पड़ेगा। रोजगार की गारंटी में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गांव रोजगार युक्त हो। प्रधानमंत्री चाहते हैं गांव से गरीबी दूर हो। गांव में सभी 4 काम, गांव में जल निकासी का संरक्षण, क्योंकि तालाबों के संरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है इस योजना में। धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम की पवित्रता बरकरार रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के 15 किलोमीटर के दायरे में अब नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 8 जनवरी से लागू हो गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से भी अहम है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। जिला प्रशासन ने एक कदम लगातार मिल रही शिकायतों और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए उठाया है। शिकायत मिली थी कि राम मंदिर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज भोजन पहुंच रहा था, जबकि कुछ होटलों और होम स्टे में मांस और शराब परोसने की भी शिकायत आई थी। प्रशासन ने बताया कि प्रतिबंध केवल दुकानों या रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। इसके अलावा इस दायरे में होटलों, गेस्ट हाउस और होम स्टे भी शामिल हैं। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सतत निगरानी करेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देखिए, स्विगी जोमेटो कुछ शिकायतें हमको मिल रही हैं कि जनपद अयोध्या में भगवान धाम का जो अयोध्या धाम है वहाँ पर जो है होटलों में तो बनना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इन जो ऑनलाइन डिलीवरी जैसे स्विगी जोमेटो हैं इनके माध्यम से जो है वहाँ पे जो भी पथिकार हैं वो मंगाते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी होटल्स वहाँ पे स्थित हैं उन पे एक रिस्ट्रिक्शन हम डलवा दें कि यहाँ न तो जो है कोई मीट की चीज़ें या नॉनवेज बनेगा और न यहाँ डिलीवर होगा। वहीं अयोध्या में नॉनवेज पर लगे प्रतिबंध को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बनाए जा रहे तो ये नियम कितने विधि सम्मत है, कितने धर्म सम्मत है, कितने शास्त्र सम्मत है, इसको बताना पड़ेगा। क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शैवों को खाना नहीं खाने देना चाहती, वैष्णवों को ही सिर्फ वहाँ खाना मिलेगा? ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करनी चाहिए। कहीं धार्मिक स्थलों पर मंदिरों के बगल में शराब की दुकान, मीट की दुकान नहीं रहती है और उसमें अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और देश दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। तो एक सीमा का यह है कि सीमा के जहाँ पर मंदिर है उसके जहाँ पर पूजा पाठ होता है उसके बाहर ही कोई इस तरह के कोई उपयोग हो, उसके बीच में उपयोग न किया जाए। ये कदम अयोध्या में धार्मिक स्थल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप ढालने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। अब न केवल होटल और डिलीवरी कंपनियों को नियमों का पालन करना होगा, बल्कि प्रशासन भी लगातार निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस पवित्र क्षेत्र में भोजन और आपूर्ति धार्मिक परंपराओं के अनुरूप हो।
चलिए अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने पर अखिलेश यादव ने इसे साजिश करार दिया, जबकि केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को बिहार की हार की हताशा बताया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में कटे 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। सियासतदानों को चिंता इस बात की है कि एसआईआर में जिन वोटरों के नाम कटे हैं वो कहीं उनके पारंपरिक वोटर तो नहीं है। लिहाजा एसआईआर के नाम पर सियासत काम पर जुटी नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसआईआर के मुद्दे पर आरोपों की बरसात की है। चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्साइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं, पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के बयान को बिहार की हार की हताशा करार देते हुए तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव जी बिहार जब से हार के आए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अच्छे से इलाज करावें, 2027 में और बुरी हार हारने वाले हैं। बहुत संख्या उनके सदस्यों की सीमित होने वाली है, क्योंकि जनता को गुमराह करके एक बार तो चुनाव जीता जा सकता है, बार बार नहीं जीता जा सकता। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा जीते, महाराष्ट्र विधानसभा जीते, दिल्ली विधानसभा जीते, बिहार विधानसभा जीते, पश्चिम बंगाल विधानसभा जीतने जा रहे हैं। इसलिए 27 में यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे कमल खिलेगा। बहरहाल अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए छूटे हुए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है। वहीं अपात्र मतदाताओं का नाम आपत्ति लगाकर कटवाया भी जा सकता है। कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। फरार आरोपी दरोगा पर पुलिस ने 50,000 रुपए का नाम भी घोषित कर दिया है। पुलिस की 4 टीमें आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। कानपुर में नाबालिग से कार में अपहरण कर गैंगरेप मामले में पुलिस ने फरार आरोपी दरोगा पर इनाम घोषित किया है। 2 दिन से अधिक समय तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर आरोपी दरोगा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 14 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप मामले में भीमसेन चौकी प्रभारी दरोगा अमित मौर्य की सीधी भूमिका सामने आई है। ये घटना सचंडी थाना क्षेत्र की है और वारदात के बाद से आरोपी दरोगा फरार है। जो सचंडी में जो वहाँ भीमसेन चौकी पे के जो चौकी प्रभारी थे, उनको निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये पाया गया कि जो पीड़िता थी वो चौकी पे आई थी और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई थी, इसमें लापरवाही बरती गई थी। और दूसरा, वहाँ पे जो सुपरवाइजरी अफसर थे, वहाँ के एसीपी थे, उनके द्वारा भी इस मामले में जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई की जानी थी और जिस प्रकार से उनको अपने जो अधीनस्थ थे उनको निर्देशित किया जाना था, उसमें लापरवाही के चलते उनको वहाँ से हटा दिया गया। जो इसमें 2 आरोपी थे, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक फरार है जो पुलिसकर्मी है। इस पे 50,000 रुपए के इनाम घोषित किया गया।
और अब कानपुर में हुए नाबालिग से गैंगरेप का पूरा मामला भी जान लेते हैं। रविवार रात करीब 10 बजे नाबालिग पीड़िता घर से बाहर निकली थी, तभी काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में सवार 2 युवकों ने उसे जबरन कार में खींच लिया। इसके बाद शीशा बंद कर कार के अंदर करीब 2 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई। इस घिनौनी वारदात को दरोगा अमित मौर्य ने एक कथित पत्रकार के साथ मिलकर अंजाम दिया। वारदात के बाद पीड़िता की हालत बेहद खराब हो गई, तब आरोपी उसे घर के पास छोड़कर फरार हो गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित की हैं। आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया गया है, जबकि संबंधित एसीपी को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में आयोजित 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। महिला वर्ग में केरल ने हरियाणा को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। वहीं रेलवे टीम ने राजस्थान को 3-1 से मात दी और फाइनल में पहुंचे। पुरुष वर्ग में केरल ने पंजाब को 3-0 से हराया, जबकि रेलवे ने सर्विसेज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अब फाइनल में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में रेलवे और केरल की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमें अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगी। 72वां सीनियर नेशनल मेन और विमेंस का चल रहा है काशी में। इसकी मैं बहुत तारीफ करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार इतना भव्य आयोजन काशी में हो रहा है और इसके मतलब जिन्होंने भी आयोजन किया है वो बधाई के पात्र हैं। और हमारे मोदी जी ने अथक प्रयासों से, मतलब मोदी जी के आशीर्वाद से इस जनपद के लोगों ने इसका आयोजन जो है बहुत ही भव्य रूप से किया। यहाँ बहुत सी अच्छी टीमें भाग ले रही हैं और आज मैं सेमीफाइनल में यहाँ पहुंची हूँ। भविष्य में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और बनारस हम जो है बहुत बार आए हैं सिलेक्शन ट्रायल के लिए, गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए और हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए, और तब में और अब में बहुत अंतर है। और आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के जो नई पीढ़ी खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ हो रहा है। उसके लिए योगी जी, मोदी जी और हमारा खेल विभाग सब बहुत बधाई के पात्र हैं। और अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पहुंचकर निर्माणाधीन स्थायी भवन का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। समयबद्ध एवं मार्गानुसार पूर्ण कराने के निर्देश भी सीएम ने दिए। धर्मनगरी अयोध्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक। ये कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शहर की पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। शामली जनपद के केराना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। केराना पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात वाईजी किंग गैंग के सरगना याहिया गुज्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 10 अवैध पिस्टल और तमंचे बरामद हुए हैं। और उत्तर मध्य रेलवे ने अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में सफलता प्राप्त की है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह और सत्येंद्र कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नल एफिशिएंसी शील्ड प्राप्त की, जो नेटवर्क की उत्कृष्टता को मान्यता देती है। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।